जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर सरणी पढ़ रहे हैं। समांतर सरणी में आप लोगों को बहुत से नियम के बारे में बता दिया गया है। अब चलते हैं, आपको कुछ और नियम के बारे में आपको बताते हैं कि जिससे समांतर सरणी के संपूर्ण प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। अब जो समांतर सरणी से हटके आपको सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को हल करने का आपको हम नियम बताएंगे। तो कुछ नियम ऐसे हैं कि जो समांतर सरणी से जुड़कर ना आपको बल्कि अन्य जगहों से मिलेंगे, तो उनको हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे समांतर सरणी के जो अन्य प्रश्न हैं जो इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, उनको आप कैसे हल करेंगे, इनके बारे में हम चलते हैं, बताते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में आपको सीखना है जिस पर समांतर सरणी में देखिए सवाल दिए गए हैं। उन सवालों को आप तभी लगा पाएंगे जब यह जो नियम या सूत्र बताए जाएंगे, इनको सीखेंगे। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं, आगे आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि समांतर माध्य। तो देखिए समांतर माध्य के बारे में वैसे तो हम आपको सांख्यिकी के बारे में पढ़ाएंगे। तो जब सांख्यिकी चैप्टर आपका चलेगा तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा, पूरा डिटेल में विधिवत तरीके से आपको सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, इसके वजह से हमको थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बताना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आप जानेंगे, इनसे संबंधित सवाल दिए गए हैं ताकि आप उनको आसानी से लगा ले, आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी इसके बारे में बिल्कुल विस्तार पूर्वक आप अध्ययन सांख्यिकी वाले पाठ में करेंगे, तो वहां पर इसके बारे में कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। वहां पर एक एक चीजें क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर जितनी आपको आवश्यकता उतना आप सीख लीजिए। तो देखिए समांतर माध्य के बारे में हम आपको बताते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, इसकी देखिए परिभाषा दी गई है कि जब दिए गए आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल आता उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। फिर से देखिए एक बार परिभाषा कि जब दिए गए आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो जो भागफल आता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। या देखिए दूसरी परिभाषा दी जाती है कि पदों का योग और पदों की संख्या के योगफल को समांतर माध्य कहते हैं। फिर से देखिए, पदों का योग और पदों की संख्या के भागफल को समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनकी परिभाषा आप जानिए कि समांतर माध्य किसे कहते हैं। इनको हम चलते आपको सिखाते हैं। फिर से आपको देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम आपको बताएंगे ताकि आप समझ जाए। जैसे देखिए समांतर माध्य आपको ज्ञात करना रहे, जैसे आपको आंकड़े या संख्याएं या पद दिए रहे, जैसे 5 आपको दिया है, 10 आपको दिया है, 15 आपको दे दे, इसके बाद 20 आपको दे दे। तो इतनी मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हैं, या मान लीजिए आपको आंकड़ा दिया गया, या संख्या दिया गया, या पद दिया गया है। तो जो आपको देखिए संख्याएं दी जाती हैं, या जो आपको आंकड़ा यह दिया जाता है, या जो यह पद आपको दिया जाता है, इसी से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो परिभाषा आपको दी गई कि आंकड़ों के योगफल में जब आंकड़ों की संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो जो भागफल आता उसी को समांतर माध्य कहते हैं। या जब पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो जो भागफल का मान आता है उसे हम समांतर माध्य कहते हैं। तो अगर इसका देखिए समांतर माध्य आप ज्ञात करेंगे, तो समांतर माध्य अगर निकालना रहेगा देखिए, तो समांतर माध्य बराबर जो आपका देखिए सूत्र होता है, तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग या संख्याओं का योग या आंकड़ों का योग। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे आपका हो जाएगा पदों की संख्या आपकी हो जाएगी। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब निकालिए, तो देखिए पदों का योग कितना है, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 5 आपका 20 हो जाएगा, 20 20 40 और 10 या 50 हो जाएगा। वैसे भी जोड़
जोड़ेंगे, देखिए 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, तो पदों का योग आपका 50। पदों की संख्या 1 2 3 4, तो पदों की संख्या आपकी 4 है, यही 50/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समांतर माध्य का मतलब निकला कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जो आपको संख्याएं दी जाती हैं, इन संख्याओं को जोड़कर जब इनकी संख्या से हम भाग दे देते हैं, तो जो मान आपका आता है वही आपका समांतर माध्य होता है। तो समांतर माध्य की देखिए परिभाषा दी गई कि पदों के योग और पदों की संख्या के भागफल को समांतर माध्य कहते हैं, या जब आंकड़ों के योगफल में आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता उसी को हम समांतर माध्य कहते हैं। तो समांतर माध्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, इसको एग्जाम्पल से आपको समझा दिया गया। देखिए जो समांतर माध्य होता है इसी को हम अंगणित में औसत के नाम से जानते हैं। तो समांतर माध्य को माध्य भी केवल कह सकते हैं, या इसी को हम औसत के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप एवरेज कहते हैं, तो वह यही समांतर माध्य होता है। तो इनको अलग अलग रूपों में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जितनी आपको आवश्यकता हम उतना ही आपको बता रहे हैं, बाकी सांख्यिकी वाले पार्ट में आप इसे डिटेल में देख लीजिएगा। तो समांतर माध्य क्या होता है, तो पदों के योगफल में जब पदों की संख्या से भाग देते हैं तो जो मान प्राप्त होता उसी को समांतर माध्य कहते हैं। ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया गया। अब हम आगे चलते ही आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए समांतर माध्य का प्रतीक क्या होता है, मतलब समांतर माध्य को किस अक्षर से आप लिखेंगे, समांतर माध्य को कैसे आप दर्शाएंगे, कैसे आप इसे प्रदर्शित करेंगे, तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो यह देखिए x बार जो आपको दिया गया x बार, इसे देखिए यह x लिखा है, इसको हम x पढ़ते हैं। यह जो पाई ऊपर दी जाती है इसको बार पढ़ा जाता है। तो x बार इसे हम पढ़ेंगे, देखिए x बार, इसे को हम क्या कहते हैं, समांतर माध्य। अगर देखिए समांतर माध्य को प्रतीक के रूप में लिखना होगा तो इस रूप में लिखेंगे, या अगर x बार कहीं पर दिया तो इसका मतलब समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य को प्रतीक के रूप में लिखना चाहेंगे तो x बार से लिख सकते हैं। तो यह समांतर माध्य को प्रदर्शित करने का देखिए चिन्ह होता है, जिसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं, यह आप सीखें कि समांतर माध्य का प्रतीक क्या होता है। समांतर माध्य का प्रतीक x बार होता है। अब इसके बाद देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको हम बताते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इनको कैसे आप ज्ञात करेंगे, इनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए परिभाषा यहाँ पर देखिए, या नियम आपके देखिए, सूत्र क्या है इनके बारे में सीखिए कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े क्या हो, अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब क्या होता है कि जो आपको आंकड़े दिए रहे यह बिना सारणी की आपको दिए रहे, मतलब बिना वर्ग अंतराल के सेट करके आपको ना दिए रहे, मतलब जब यह वर्ग या समूह में नहीं दिए जाते हैं, केवल आपको उल्टे पुल्टे वैसे आपको लिख देंगे, आप व्यवस्थित तरीके से दिए जाएंगे, तो उन्हें हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। क्योंकि जानते हैं कि जो डाटा आपका होता आंकड़ा, यह दो प्रकार का होता है, एक आपका अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। तो दोनों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के अलग अलग सूत्र होते हैं, तो इनको हल करने की अलग अलग विधियां भी होती हैं। तो यह सब चीजें आप सांख्यिकी में सीखेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको अवर्गीकृत आंकड़ों पर सवाल दिया गया है, तो हम यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़ों की बात करते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब हो गया कि जब आंकड़े आपको बिना सारणी के दिए रहे, बिना वर्ग अंतराल के दिए रहे, तो उन्हें हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। मतलब यह सारणी से आपको बाहर दिए जाएंगे, मतलब बिना सारणी के आपको दिए जाएंगे, यह उल्टे पुल्टे आपको संख्याएं लिख दी जाएंगे, तो उन्हीं को हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब आंकड़े अवर्गीकृत दिए होते हैं तब समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या।
तो इस सूत्र से आप सवाल को लगाएंगे तो सवाल में देखिए जितने आपको पद दिए रहेंगे, मतलब जितनी संख्याएं दी रहेंगे, उन सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे और उनकी संख्या जितनी रहेगी उनकी संख्याओं की संख्या से आप भाग कर देंगे, तो जो भागफल आएगा वही आपका समांतर माध्य रहेगा। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि इसी सूत्र पर सवाल आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। तो हम आगे चलते हैं, बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आपको नेक्स्ट पेज को बताएंगे क्या दिया गया है। यह देखिए इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसका मतलब जो आपको संख्याएं दी जाएंगी उल्टे पुल्टे क्रम में अवर्गीकृत आंकड़े के रूप में, उन्हीं संख्याओं को आप जोड़ दीजिएगा और उनकी जितनी संख्या रहेगी संख्याओं की संख्या से भाग कर दीजिएगा, तो जो मान आएगा वही समांतर माध्य रहेगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। या देखिए और एक सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो मतलब जो आपको संख्याएं दी जाती है उनको आंकड़ा भी कहते हैं। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मतलब आंकड़ों को जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, ये भी आपका समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करने के देखिए सूत्र तो कई लिख दिए गए हैं, लेकिन यह सब एक ही सूत्र है। तो चाहे हम संख्या लेके बनाए सूत्र है, चाहे आंकड़ा लेके, चाहे पद लेके, तो कुल मिला के मैं तीनों को एक साथ बता दूं कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो तीनों सूत्र एक ही है, आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि जानते हैं कि जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम सांख्यिकी के अंतर्गत पद भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं। तो इन सूत्रों को आप याद रखेंगे, इन्हीं सूत्रों की सहायता से आपका सवाल लगेगा और बेहद आसान तरीके से आप लगा लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब इसी को देखिए हम प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में लिख दिए हैं। तो समांतर माध्य x बार इक्वल टू सिग्मा x बटे n देखिए होता है। जहां देखिए यह जो चिन्ह आपको दिया है इसे हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा जो प्रतीक होता है यह योग या योगफल या जोड़ का प्रतीक होता है। इसमें जो देखिए x दिया है यह पद या संख्या या आंकड़ा का प्रतीक होता है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा x जो मिला दिया गया है, सिग्मा x मतलब होता पदों का योग होता है और n जो होती है पदों की संख्या होती है। तो इसलिए इस सूत्र से भी आप लगा सकते हैं, यह सिंबल या प्रतीक के रूप में आपका सूत्र है। समांतर माध्य x बार विल बी इक्वल टू सिग्मा x बाई n होता है। x बार इक्वल टू सिग्मा x बाई n होता है, जहां सिग्मा जो होता है यह योग या योगफल या जोड़ का प्रतीक होता है। x जो होता है पद या संख्या या आंकड़ा होता है। देखिए सिग्मा योग का प्रतीक, x आपका पद है, मिला देंगे यह पदों का योग हो जाएगा। n जो होता है यह पदों की संख्या होती है। तो इस सूत्र से भी आप आसान तरीके से लगा सकते हैं। यह सिंबल रूप में आपका फार्मूला है, आप इनको याद रखेंगे। इसी सूत्र से हम सवाल को हल करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से इस सूत्र से हम सवाल को बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हम सिग्मा की बात कर ले, वैसे सांख्यिकी में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा हम जान ले सिग्मा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर यह जो चिन्ह आपका सिग्मा का बना है, तो देखिए इसको हम सिग्मा कहते हैं, हिंदी में देखिए लिख दिए सिग्मा। और यह जानते हैं कि आपका ग्रीक भाषा का अक्षर है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए होता है जोड़ या योग या योगफल। तो जो सिग्मा का चिन्ह होता है यह किसी भी सारणी में जितनी संख्याएं दी रहती हैं सबको एक साथ जोड़ने का प्रतीक होता है। तो जब कई संख्याएं आपको दी रहे, सारणी के रूप में दी रहे, तो वहां पर जब सबको एक साथ जोड़ना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि सिग्मा ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका अर्थ होता है योग या जोड़ या योगफल। तो इसका मतलब जो सिग्मा होता है यह ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका अर्थ होता है योग
या जोड़ या योगफल। तो सिग्मा किसका प्रतीक है? तो सिग्मा जानते हैं कि आपका जोड़ का प्रतीक है। यह सिग्मा जो है यह ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका अर्थ होता है योग या जोड़ या योगफल होता है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसके बाद क्या चीजें दी गई हैं, इसको आप याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें आपको दी गई हैं सिग्मा से संबंधित। अगर किसी भी सारणी के पद को जोड़ना हो तो वहां पर सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं। अगर कहीं पर सिग्मा का चिन्ह लगा होता है तो वहां पर जो संख्याएं दी होती है उन्हें जोड़ा जाता है। तो सिग्मा का देखिए प्रतीक जोड़ के रूप में हम करते हैं। तो जैसे अगर कोई भी सारणी आपको दी गई है, अब उनको देखिए जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे देखिए एक सारणी आपको दे देते हैं यहां पर, यह देखिए एक सारणी आपको दी है इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है कि अगर यह सारणी आपको देखिए दी है, इसमें हम संख्या को लिख देते हैं। अब मान लीजिए इसमें कोई भी चीज, मान लीजिए इसमें x का मान दिया है, मान लीजिए क्या दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया है। अब इनको एक ही साथ आपको जोड़ना है। तो जब किसी सारणी में जितनी संख्याएं आपको दी रहती हैं, जब सबको एक साथ जोड़ना होता है तब हम सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं। अब सिग्मा यह सब x के मान है तो यहाँ पर x लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इनको हम एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए जब इनको एक साथ जोड़ेंगे तो 60 40 आपका कितना हो जाएगा, 100 के। तो आई देखिए 30 20 आपका 50 हो जाएगा, यह 50 50 100 के हो जाएगा, और यह 110। तो देखिए ध्यान से 50 40 मिलके आपका, यहाँ देखिए 60 और 40 मिलके आपका 100 हो जाएगा। यह देखिए 20 30 और 50 मिलके आपका 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के 110 आपका हो जाएगा। तो यह देखिए सारणी में जो संख्याएं आपको दी गई हैं, इनको जब हमको एक साथ जोड़ने की आवश्यकता हुई है तो हम क्या किए कि सिग्मा का प्रतीक लगाए हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है कि जब सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ना रहे तो सिग्मा का प्रतीक लगा के आप जोड़ेंगे। इस तरीके से जब सारणी में आपको मान दिए रहते हैं, या मान लीजिए उस तरीके से बिना सारणी के भी मान दिए रहे, जब सबको एक साथ आपको जोड़ना रहे तब आप सिग्मा का चिन्ह लगाइएगा। तो सिग्मा का चिन्ह बताता है कि संपूर्ण मान को आपको जोड़ना है। तो सिग्मा आपका होता है जोड़ का प्रतीक, लेकिन जोड़ का प्रतीक तो होता है लेकिन सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ने का प्रतीक होता है। अब आगे चलते हैं। तो सिग्मा से संबंधित और समांतर माध्य से संबंधित जो भी चीजें थे वह चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो इन सब चीजों को आप तैयार रखेंगे, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित सवाल भी आपको दिए गए हैं जिनको आप आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए जो कुछ सवाल आपको देखिए अलग तरीके के दिए गए हैं, उनके भी नियम के बारे में थोड़ा हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। तो कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं देखिए जो इस चैप्टर से जुड़े नहीं हैं बल्कि दूसरे चैप्टर से जुड़े हैं, लेकिन प्रश्नों को दे दिया है। तो जब प्रश्नों को दिया तो हमको हल करना पड़ेगा, तो हल करना पड़ेगा तो उनके नियम को भी जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम कुछ अलग चीजों को बताते हैं जो सवाल में आपको काम करेंगे, तो इनको आप तैयार रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर हम बताते हैं कि घनाभ के बारे में, जो क्यूबॉइड आपका होता है इसके बारे में आप सीखेंगे। घनाभ के बारे में, घनाभ से संबंधित देखिए आपको सवाल दिए गए हैं, उनको लगाना पड़ेगा। तो लगाने के लिए उनके नियम के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए नियम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर घनाभ की सबसे पहले परिभाषा दी जा रही है कि घनाभ होता क्या है। देखिए 6 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं।
देखिए क्या परिभाषा निकले, परिभाषा निकले कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। तो जो आपकी एक देखिए समतल आयताकार आकृति होती है, लेकिन जो 6 समतल से 6 पृष्ठ से घिरी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकले कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई ठोस आकृति को घनाभ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझाया जाए आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए यह जो किताब है, यह किताब देखिए आपका घनाभ के आकार की होती है। तो घनाभ के आकार की बहुत आकृतियां होती हैं जो आपको आसपास मिल जाएंगे। तो इस किताब से आप समझिए, यह देखिए किताब में कितने देखिए पृष्ठ आपके हैं, 6 समतल पृष्ठ है। कैसे, यह देखिए आपका एक समतल पृष्ठ, इधर का देखिए यह दूसरा समतल पृष्ठ, यह देखिए आपका तीसरा समतल पृष्ठ, यह देखिए आपका चौथा समतल पृष्ठ, यह देखिए आपका 5वां समतल पृष्ठ, यह देखिए 6वां आपका समतल पृष्ठ। इस तरीके से कुल 6 समतल पृष्ठ है। देखिए 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। माने एक जो हम समतल को ले रहे हैं उसके विपरीत समतल को लेते हैं। 1 समतल, 2 समतल, इसका विपरीत। देखिए 3 समतल, 4 समतल, यह देखिए 5 समतल, यह देखिए 6 समतल। लेकिन 6 को अगर देखिए, 6 आपका आयताकार है, इसमें देखिए लंबाई का मान ज्यादा, चौड़ाई का मान कम है। यह जो समतल आपका, यह जो पृष्ठ आपका आयत है, इसमें देखिए यह जो पृष्ठ आपका आयत है, ये भी पृष्ठ आपका आयत है, ये भी पृष्ठ आपका आयत है, ये भी पृष्ठ आपका आयत है, और ये भी पृष्ठ आपका आयत है। तो इसमें जितने आपके पृष्ठ हैं कुल 6 पृष्ठ हैं, और सभी पृष्ठ आपके जानते हैं कि आयताकार होते हैं। इसलिए आपकी परिभाषा देखी दी गई कि 6 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई ठोस को, 6 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरी हुई ठोस को, तो यह जानते हैं कि 6 आयताकार समतल पृष्ठ से आपका घिरा है, और यह एक ठोस है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। तो जो किताब आपकी होती है घनाभ के आकार की होती है, जो कॉपी आपकी होती है घनाभ के आकार की होती है, जो जानते हैं कि संदूक या बक्सा होता है आपका घनाभ के आकार का होता है, जो कमरा आपका होता है, रूम जिसे आप कहते हो, वो भी घनाभ के आकार का होता है, जो सीढ़ी का प्रत्येक फर्श आपका होता है वो भी आपका घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के आकार का देखिए जो आपका ईंट होता है, जिससे मकान आपके बनते हैं, वह ईंट भी घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ के आकार की अनेक आकृतियां होती हैं, इनसे संबंधित आपको सवाल दिए गए हैं, इनके बारे में इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इसको हम मेंसुरेशन के बारे में जब हम पढ़ाएंगे, क्षेत्रमिति आपको समझाएंगे, उसमें जब हम 3D आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पर घनाभ के बारे में एक एक चीजें बता देंगे कि घनाभ से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगा यहाँ। लेकिन फिलहाल आप समांतर श्रेणी पढ़ रही हैं, कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। अब चलते हम आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी परिभाषा दी गई है कि ऐसा समांतर षटफलक जिसके फलक आयताकार तथा आसन्न फलक परस्पर लंब होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा किताब के माध्यम से प्रैक्टिकली बताए तब समझ जाओगे। करा कि ऐसा समांतर षटफलक, षटफलक माने 6 फलक, 6 फलक, फलक का मतलब होता है पृष्ठ, तो मतलब सतह। तो यहाँ पर देखिए इसमें 6 फलक है, माने 60 फलक है। 60 माने 6 होता है, फलक माने क्या होता है कि पृष्ठ या समतल। इसमें 6 आपके फलक या पृष्ठ हैं। तो ऐसा समांतर 60 फलक जिसके फलक आयताकार, इसमें देखिए प्रत्येक फलक क्या है, माने प्रत्येक पृष्ठ क्या है, प्रत्येक समतल क्या है, आयताकार है, तथा आसन्न फलक परस्पर लंब होते हैं। आसन्न फलक का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी पृष्ठ की बात करें तो इनसे देखिए जो दूसरा पृष्ठ आपका लगा है उसे हम आसन्न फलक कहते हैं। तो आसन्न का मतलब होता लगा हुआ। जैसे अगर देखो मैं इस पृष्ठ की बात करूंगा तो इस पृष्ठ से यह पृष्ठ आपका लगा, और इसी पृष्ठ से आपका यह पृष्ठ लगा है, यह जानते हैं। फिर इस पृष्ठ से देखिए यह पृष्ठ आपका लगा, इससे
देखिए यह पृष्ठ आपका लगा है, तो इसका देखिए यह आसन्न फलक है, ये भी आसन्न फलक है, ये भी आसन्न फलक, ये भी आसन्न फलक है। तो आसन्न फलक परस्पर लंब होते हैं, और यह देखेंगे यह परस्पर लंब, यह जानते हैं कि 90 अंश के कोण बनाएंगे। जहां पर आप देखेंगे प्रत्येक जगह पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि जानते हैं कि प्रत्येक इसके आसन्न फलक क्या है, लंब है। तो इसके बाद कह रहा है कि ऐसा समांतर षट फलक जिसके फलक आयताकार तथा आसन्न फलक परस्पर लंब होते हैं उसे घनाभ कहते हैं। तो आपको देखिए प्रैक्टिकली किताब के माध्यम से घनाभ के बारे में बता दिया गया, आप इनको समझ चुके होंगे। अब इनसे हम कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, और बिल्कुल अगर डिटेल में आप जानेंगे प्रैक्टिकली रूप में, तो जब हम आपको पढ़ाएंगे मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, उसमें जब हम पढ़ाएंगे आपको 3D माने 3 डायमेंशनल जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनके बारे में जब हम पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपका घनाभ आएगा। तो घनाभ के बारे में वहां पर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वहां पर कुछ छूटेगा नहीं। यहाँ पर जितनी आपको आवश्यकता मैं उतना बता दूं। तो घनाभ की जो परिभाषा रही, यह परिभाषा हम बता चुके हैं। अब इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए जैसे जैसे आपका देखिए घनाभ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। घनाभ के वो कुछ एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी में जानते हैं कि जो आपका फर्श बना होता है, यह सीढ़ी का मतलब जानते हैं कि जैसे एक जानते हैं कि वह बांस वाली आपकी सीढ़ी होती है, बंबू वाली, तो उस सीढ़ी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। उसमें जानते हैं कि बंबू लगा रहता है, वह बेलनाकार होता है, तो वह सीढ़ी आपकी बेलनाकार होगी। लेकिन यहाँ पर जिस सीढ़ी की बात की जा रही है, जानते हैं कि जो आपके ईंट से, सीमेंट से, बालू की सहायता से आपकी बनती है, मतलब जो पक्के मकान होते हैं उसमें ईंट के माध्यम से जो सीढ़ी बनती है, इस सीढ़ी की बात की जा रही है। तो उस सीढ़ी का जो फर्श होता है वह जानते हैं कि आपका घनाभ के आकार का होता है। इसके बाद पुस्तक किताब की बात करें, ये भी घनाभ के आकार का होता है। ईंट की बात करें, ईंट भी आपका घनाभ के आकार का होता है। संदूक या बक्सा की बात करें, ये भी आपका घनाभ के आकार का होता है। कमरा की बात करें, कमरा भी आपका घनाभ के आकार का होता है। कापी की बात करें, कापी भी आपका घनाभ के आकार का होता है, आदि। तो यह जानते हैं कि घनाभ के आकार के सब होते हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। तो हम आपको घनाभ की परिभाषा बताएं और घनाभ संबंधित आपको उदाहरण बताएं। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में और भी चर्चा करते हैं। देखिए घनाभ के सूत्र है, तो घनाभ के देखिए कुछ सूत्र हैं, तो उनके बारे में बता देते हैं, क्योंकि इन्हीं से सवाल आपका लगेगा। तो इनके बारे में देखिए हम थोड़ा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सूत्र दिया गया घनाभ से संबंधित, अब थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। देखिए जो घनाभ आपका होता है, यह घनाभ जानते हैं कि आपकी त्रिविमीय आकृति होती है, या इसे हम कहते हैं कि ठोस आकृतियां कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, मतलब 3D। जो 3D आपका होता है, तो यहाँ पर देखिए इसे 3D कहते हैं, या इसे 3 डायमेंशनल कहते हैं, माने त्रिविमीय आकृतियां कहेंगे, या इसे को हम ठोस आकृतियां कहते हैं। तो जानते हैं कि ठोस आकृतियां या त्रिविमीय आकृतियां या घनाकार आकृतियां इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 भुजाएं होती हैं। तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब त्रिविमीय, 3 विमाओं वाली, 3 भुजाओं वाली आकृति। तो जानते हैं कि जो घनाभ होता है, घनाभ में 3 भुजा होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि 3 डायमेंशनल फिगर। तो जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, मतलब जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, या जो घनाकार आकृतियां होती हैं, या जो 3 भुजाओं से संबंधित आकृतियां होती हैं, उन्हें हम 3D कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका घनाभ होता है यह 3D होता है। और एक चीज जानेंगे, जितने भी आपके 3D होते हैं उनके आपके वॉल्यूम आयतन निकाले जाते हैं, तो इसको आप ध्यान देंगे। तो जितने भी आपकी त्रिविमीय आकृतियां होती हैं उनका आयतन निकलता है, तो उनका आप आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि थोड़े इनसे संबंधित सूत्र होते हैं, इनको जानेंगे। तो घनाभ के देखिए सूत्र होते हैं, तो घनाभ में 3 भुजाएं मिलेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए हम फिगर के माध्यम से आपको बताएं। सबसे पहले घनाभ का एक चित्र हम आपको बता देते हैं। देखिए एक घनाभ हम पहले आपको बना के बताते हैं।
यह देखिए, यह घनाभ देखिए है, यह देखिए जो आकृति आपकी बनी यह घनाभ होता है। इसमें देखिए यह जो होता है इसको देखिए हम लोग लंबाई कहते हैं, यह यल होता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें देखिए यह लंबाई हो गया, इसमें देखिए यह लंबाई आपको हो गई। यह देखिए यह जो आपका होता है यह जो होता है बी होता है, इसको हम चौड़ाई कहते हैं। और इसमें देखिए इसके बाद इसमें जो यह होता है या यह कह दे, यह आपका ऊंचाई एच होता है। यह देखिए फिगर है, इसी को हम घनाभ कहते हैं। तो घनाभ में 3 भुजाएं होती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसमें यह आपकी लंबाई हो गई, यह आपकी चौड़ाई हो गई, यह आपकी ऊंचाई हो गई। तो इसी घनाभ के आकार की जो आकृति होती है इनमें आपके 3 सूत्र होते हैं। इन तीनों सूत्रों के बारे में हम बताते हैं। इसमें से किसी सूत्र का प्रयोग होगा उससे हम सवाल को लगाएंगे। तो चलते हैं, फिगर भी आप समझ लिए, घनाभ का जो आकार रहा इसको भी आप सीख लिए। चलते आपको बताते हैं अब सूत्र के बारे में। यहाँ पर देखिए घनाभ का विकर्ण डी, विकर्ण को हम कहते हैं डायगोनल। डायगोनल माने विकर्ण होता, देखिए डी फॉर आपका डायगोनल होता है, डायगोनल। तो यहाँ पर देखिए यह डायगोनल है, इसको हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो सबसे पहले हम विकर्ण के बारे में आपको बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका देखिए घनाभ का विकर्ण डी बराबर होता है करड़ी में यल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन एच स्क्वायर। मतलब विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग भी कह सकते हैं। इसे सिंबल के रूप में बनाई है। तो डायगोनल को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए डी विल बी इक्वल टू इन अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यह घनाभ का विकर्ण बराबर करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह देखिए सूत्र होता है, इसको आप ध्यान देंगे। दूसरा सूत्र देखिए सी का मतलब होता है, देखिए सी का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस, इसे कहा जाता है कर्व्ड सरफेस। हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। इसे देखिए वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो सी का मतलब वक्र पृष्ठ। घनाभ का वक्र पृष्ठ बराबर होता 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या सी विल बी इक्वल टू 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच होता है। तो सी का मतलब आपका देखिए होता है कर्व्ड सरफेस, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ सी बराबर 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच होता है, जहां यह लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई है। अब देखिए तीसरा जो सूत्र आपका होता है यस बराबर 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर यस जो होता देखिए, यस का मतलब यहाँ पर समझा जाता है टोटल सरफेस कहते हैं। तो इसे देखिए टोटल सरफेस कहते हैं। हिंदी में देखिए कहते हैं इसे संपूर्ण पृष्ठ, इसे कहा जाता है संपूर्ण पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। या हम कहते हैं कि यस इक्वल टू 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका सूत्र होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे। यह जानते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। इसके बाद जो जानते हैं कि अंतिम सूत्र होता है घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर v का मतलब क्या होता है, तो v का मतलब वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम मतलब होता है आपका आयतन। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो v बराबर यल बी एच। तो इस सूत्र को देखिए आप याद रखेंगे, यही जो सूत्र आपका है इसी सूत्र का प्रयोग होगा। तो इस सूत्र से आपको सवाल दिए गए हैं, तो आप याद रखेंगे
घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या V बराबर LBH होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इस सूत्र को आप ध्यान देंगे तो इन 4 सूत्रों के बारे में आपको बता दिया गया जो घनाभ से संबंधित है। तो घनाभ के ये 4 सूत्र हैं, इनको याद रखेंगे। इनमें से जो चौथा आपका सूत्र यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको सवाल मिलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते ही आपको बताते हैं। इसके बाद देखिए, अब आप पढ़ेंगे, अभी तक समांतर श्रेणी के बारे में बहुत कुछ चीजें आप पढ़े। समांतर श्रेणी की परिभाषा सीखे, प्रथम पद सीखे, सार्वंतर सीखे। इसके बाद जितने चीजें इसमें आती थी सबके बारे में आप सीख लिए। अब लास्ट में हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रकार के बारे में। समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो समांतर श्रेणी होती है 2 प्रकार की होती है। अब इनके बारे में हम देखिए चर्चा करते हैं। तो देखिए हेडिंग आपको दी गई है कि समांतर श्रेणी के प्रकार। तो समांतर श्रेणी के प्रकार में देखिए समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। तो समांतर श्रेणी देखिए 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 देखिए परिमित समांतर श्रेणी, इसे हम कहते हैं कि फाइनाइट एपी कहते हैं। नंबर 1 देखिए परिमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट एपी कहते हैं। नंबर 2 देखिए आपको अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी, जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी आपकी 2 प्रकार की हो गई। नंबर 1 परिमित समांतर श्रेणी, नंबर 2 अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी। अब इनके बारे में जानेंगे, यह क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार की समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा की है आपको। चलिए देखिए पहली समांतर श्रेणी के बारे में आपको बताते हैं। जो देखिए आपको परिमित समांतर श्रेणी जो होती है, फाइनाइट एपी होती है, यह क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा दी गई कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर से देखिए, वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब कोई अगर समांतर श्रेणी आपको दी गई है, उसमें देखिए आपको पदों की संख्या सीमित है, इसका मतलब उसका अंतिम पद आपको दिया गया है, तो वह परिमित समांतर श्रेणी होगी। जैसे नीचे परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया रहता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतिम पद। देखिए अगर कोई आपको समांतर श्रेणी दी गई है, उसका अंतिम पद आपको दिया गया है, तो वो आपकी परिमित समांतर श्रेणी होगी। तो परिमित समांतर श्रेणी की पहचान हो गई कि इसमें अंतिम पद आपको दिया रहेगा। तो जब समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा तो वही आपका होगा परिमित समांतर श्रेणी। तो यह परिमित समांतर श्रेणी की परिभाषा रही, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आपको 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यह देखिए संख्याएं आपको दी गई हैं। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट के रूप में कोई चीज नहीं दिया। इसका अंतिम पद देखिए आपको ज्ञात है। अंतिम पद क्या बोलो? ज्ञात है। तो यहाँ पर देखिए 19 अंतिम पद आपको ज्ञात है। तो जब अंतिम पद देखिए ज्ञात रहेगा तो वही आपकी परिमित समांतर श्रेणी होती है। तो इसका अंतिम पद ज्ञात है, तो यह कैसी समांतर श्रेणी हो गई? परिमित समांतर श्रेणी हो गई। आगे देखिए इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसमें भी देखिए आपको अंतिम पद ज्ञात है। तो जब अंतिम पद ज्ञात रहेगा तो यही आपकी समांतर श्रेणी होती है। तो समांतर श्रेणी की जो पहचान होती है कि इसमें अंतिम पद आपको दिया रहेगा, अंतिम पद आपका ज्ञात रहेगा। तो जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया रहे या जिस समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात रहे वह आपकी परिमित समांतर श्रेणी होती है। इसको आप ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि आगे अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है, इनके बारे में बताएंगे। देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी। तो अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी जो दूसरा टाइप होता है,
इनके बारे में सीखेंगे। इनकी परिभाषा देखी दी जाती है कि वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित ना हो या सीमित ना हो उसे अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो या परिमित ना हो, मतलब कि आपको अंतिम पद दिया ही ना हो। तो जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो वही अपरिमित समांतर श्रेणी या अनंत समांतर श्रेणी होगी। तो परिभाषा को आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीजें बताएंगे। यहाँ पर देखिए, अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया होता है। तो यही देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि जो अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी होती है इसमें आपको अंतिम पद नहीं दिया रहता है। तो अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया रहता है। आगे अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी को डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं। अब यह देखो सबसे बड़ी पहचान है कि अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी को डॉट 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 से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर किसी समांतर श्रेणी को डॉट 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 से लिखे हैं तो वही आपका अपरिमित समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो अपरिमित समांतर श्रेणी की पहचान हो गई कि इसका अंतिम पद नहीं दिया रहेगा। तो जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो इसे डॉट 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 से लिखेंगे हम। यह अपरिमित समांतर श्रेणी का क्या रहा? प्रतीक रहा। अब इसके बाद जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको देखिए बता देते हैं। यहाँ पर दिया जैसे 5 आपको दिया है, 10 दिया, 15 दिया, 20 दिया है। इसके बाद डॉट 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 एंड सो ऑन दिया है। इसमें देखो अंतिम पद इसका नहीं दिया गया। अंतिम पद क्या है? अज्ञात है। अंतिम पद क्या है? अज्ञात है। तो जब अंतिम पद नहीं दिया रहता तो इसी को हम क्या कहते हैं? अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें देखिए 11, 22, 33, 44 कामा डॉट डॉट डॉट, इसमें भी अंतिम पद आपको नहीं दिया गया, अज्ञात है। तो जब अंतिम पद आपको नहीं दिए रहते हैं, अज्ञात होते हैं, तो इन्हीं को अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इनको देखिए डॉट डॉट से लिखे हैं। इनका अंतिम पद आपको नहीं दिया गया, अंतिम पद मालूम है नहीं है। तो इसमें यह ध्यान देंगे, इनको आप जानेंगे कि जो आपका देखिए अपरिमित या अनंत समांतर श्रेणी होती है, इसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है, इनको डॉट 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 एंड सो ऑन से लिखते हैं। ध्यान देंगे, यह देखिए जो चिन्ह है डॉट 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 एंड सो ऑन पढ़ा जाता है। इसे देखो पढ़ेंगे क्या? डॉट 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 एट सो ऑन पढ़ते, इसे एट सो ऑन पढ़ते। ध्यान देना, यह देखिए जो चिन्ह आपका होता है, जब डॉट 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 करते से चले जाएंगे इसको हम कहते हैं डॉट 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 एट सो ऑन पढ़ते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का तरीका सीख लीजिएगा। तो इसका मतलब 5, 10, 15, 20 कामा डॉट 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 एट सो ऑन। इसमें देखिए 11, 22, 33, 44 कामा डॉट 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 एट सो ऑन पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी श्रेणी आपकी चली जाएगी, इसमें भी ऐसी श्रेणी आपकी चलती जाएगी और इनके पद ज्ञात नहीं रहेंगे। तो हम मान लेंगे इनके पद अपरिमित रूप से जाएंगे या अनंत रूप में जाएंगे, इसलिए इनको हम कहते हैं डॉट 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 एट सो ऑन कहते हैं। इस तरीके से समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, दोनों के बारे में आपको बता दिया गया। समांतर श्रेणी के जो प्रकार थे 2 प्रकार के थे, दोनों के बारे में सीखे। थोड़ा कुछ और इनके बारे में सीख लेते हैं तो चलते आके आपको चर्चा करते हैं। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। तो आगे चलते अब बताते हैं आपको। इसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको और बता देते हैं। समांतर श्रेणी के व्यवहारिक रूप में भूमिका। देखिए समांतर श्रेणी के व्यवहारिक रूप में भूमिका क्या है? मतलब हमारे दैनिक जीवन में या हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, इसका रोल कहां पर है, या कुछ समांतर श्रेणी संबंधित आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपके दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है कि समांतर श्रेणी में कोई राशि उत्तरोत्तर किसी नियत मात्रा में बढ़ती या घटती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए समांतर श्रेणी में
कोई रास का मतलब कोई भी चीज आपको दिया रहे। उत्तरोत्तर का मतलब देखिए क्या कि उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे, चाहे वह क्रम से घटते जाए, आगे चाहे वह क्रम से बढ़ते जाए। तो जब जो आपका लगातार क्रम होता है, या हम कह दें कि जो आपका क्रमागत क्रम होता है, उसी को हम उत्तरोत्तर कहते हैं। तो उत्तरोत्तर का मतलब होता कि आगे जो भी आपकी वृद्धि होगी, आगे जो भी आपकी कमी होगी, जब यह एक समान होती है तो उसी को हम उत्तरोत्तर कहते हैं। उत्तरोत्तर किसी नियत मात्रा में देखिए क्या कि एक फिक्स मान के द्वारा वृद्धि होगी या घटोत्तरी होगी, इसको ध्यान देंगे, या घटती चली जाती है। तो समांतर श्रेणी में कोई राशि उत्तरोत्तर किसी नियत मात्रा में बढ़ती या घटती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझा दें तो ध्यान से यहाँ पर देखिए सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां। अब देखो, जो सूरजमुखी का देखिए फूल होता है, तो सूरजमुखी का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियां देखिए क्या होता है कि वह एक अगर देखेंगे उत्तरोत्तर क्रम में, एक उत्तरोत्तर रूप में क्या होता कि बढ़ती हैं, मतलब उनकी जो मात्रा बढ़ती वह नियत होती है। तो आपका जानते हैं कि जो सूरजमुखी का फूल होता है वह फूल आपका देखिए थोड़ा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे जानते हैं कि प्रतिदिन आपका थोड़ा आपका वृद्धि करता है। तो यह जानते हैं कि समांतर श्रेणी में वृद्धि करता है। तो जो सूरजमुखी के फूल का या सूरजमुखी का जानते हैं कि जो आपका फल होता है या जो फूल होता है उसमें जो वृद्धि होती है, वह जानते हैं कि वृद्धि आपकी जो होती है वह समांतर श्रेणी के रूप में होती है, क्योंकि उसमें एक नियत मात्रा में वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर रूप में वृद्धि होती है। तो सूरजमुखी के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, इनका जो बढ़ना या घटना होता है वह एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है। आगे देखिए दूसरा, मधुकोश या मधुछत्ते में छिद्र। अब देखिए जो मधुकोश होता है, जानते हैं कि जहां से हम लोग शहद निकालते हैं, तो जो मधुमक्खी का आपका जानते हैं कि छत्ता होता है, उस छत्ते में देखिए जो वृद्धि होती है वह नियत मात्रा में वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर क्रम में वृद्धि होती है। इसलिए जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते में जो वृद्धि होती है वह भी एक समांतर श्रेणी का आपका उदाहरण होता है। वह व्यवहारिक रूप में आपका उदाहरण होता है और प्राकृतिक रूप में उदाहरण होता है। तो तीसरे पर हम बात करते हैं, एक भुट्टे पर दाने। अब देखिए जो भुट्टा आपको दिया होता है, भुट्टा को हम लोग क्या कि जैसे मक्का कहते हैं, बोलचाल देहात के भाषा में या गांव के भाषा में जोन्हरी के नाम से जानते हैं। तो जो मक्का आपका होता है, या कह दिया जाए कि जो आपका जानते हैं कि भुट्टा आपका होता है, या मक्का कह दे या जोन्हरी कह दे गांव के भाषा में, तो इनमें जानते हैं कि जो दानों में वृद्धि होती है यह उत्तरोत्तर क्रम में होता, उत्तरोत्तर रूप में होता है और एक नियत मात्रा में दानों की वृद्धि होती है। तो जो जोन्हरी आपका मक्का होता है, उस मक्के में जो आपके दानों में वृद्धि होती है, तो यह भी एक समांतर श्रेणी का आपका उदाहरण होता है। तो ये तीन चीजें आपको जो बताई गई, सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां और मधुकोश या मधुछत्ते में छिद्र और एक भुट्टे पर दाने, यह तीन आपका एग्जाम्पल जो है यह समांतर श्रेणी के क्रम को दर्शाता है या समांतर श्रेणी के व्यवहारिक उदाहरण को समझाता है। जो एक प्राकृतिक उदाहरण होता है, यह जानते हैं कि एक प्रकृति के द्वारा आपको जो चीजें घटती हैं उनके माध्यम से यह एग्जाम्पल आपको लिया गया है। यह तीन जो आपको प्राकृतिक उदाहरण दिए गए हैं, यह तीनों आपका उदाहरण समांतर श्रेणी से जुड़ा हुआ है। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे अब हम चलते हैं, बताते हैं। इसके बाद आगे देखिए जो पेज नंबर आपका 22 है, यहाँ पर देखिए लिखा कि PDF इज आल्सो अवेलेबल ऑन, व्हाट्सएप नंबर दिया है 9026938862। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज की दिक्कत होती है
क्लास 10th के मैथ में आप जानते हैं कि जितने भी पार्ट आपको दिए हैं, संपूर्ण पार्ट में किसी भी पार्ट में आपको दिक्कत होती है तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को आप हमको बता सकते हैं, उससे हम अगले वीडियो में आपकी समस्या को दूर कर देंगे। तो मैथ संबंधित क्लास 10th के जो भी आपकी समस्या होती है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर से आपकी सभी समस्या को दूर कर सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन जो दिया गया कि PDF इज आल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप नंबर आपको दिया कि 9026938862। अगर देखिए आपको क्लास 10th की जो मैथ है, मैथ में अगर आपको किसी भी चैप्टर का बिल्कुल अगर आपको कंप्लीट PDF नोट्स लेना है जिसमें आपको सभी चैप्टर की परिभाषाएं दी रहेंगे, उनके सूत्र आपको दिए रहेंगे, नियम दिए रहेंगे, उनके अप्रोचेज आपको दिए रहेंगे, कंटेंट आपको दिए रहेंगे, मतलब जितने भी सवाल को लगाने संबंधित जितने नियम होते हैं कंप्लीटली आपको दिए जाएंगे। तो अगर किसी भी चैप्टर का आपको मैथ का नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए इसी के माध्यम से आपको मिल भी जाएगा। तो अगर आप क्लास 10th की मैथ में किसी भी चैप्टर का नोट्स चाहते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट आपका चाहते हैं कि आपको शानदार तरीके से मिल जाए और आप अपने परीक्षा में टॉप कर सके, अपने विद्यालय में टॉप कर सके, अपने जिले में टॉप कर सके या अपने प्रदेश में टॉप कर सके, या मैथ में आप 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इनके लिए आप जो PDF नोट्स मैं बनाया हूं, अगर उस PDF नोट्स को आप पढ़ लेंगे तो आप 100 में 100 नंबर श्योरली पा जाएंगे। और दूसरी बात, आप आगे एक बेहतर अध्यापक भी बन सकते हैं, आप अपने से छोटे बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकते हैं आगे। इस तरीके से अगर किसी को किसी भी चैप्टर का नोट चाहिए मैथ में बिल्कुल कंप्लीटली, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख कर भी सकते हैं कि अगर आपको देखिए मैं PDF व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप बढ़िया से नोट्स आप बना लेंगे, आपको बना बनाया नोट्स मिल जाएगा, आप उससे आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं और मैथ में आप 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप 12 के बाद जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, नौकरियों के जितने एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपका मैथ अहम रोल आपका निभाता है। तो मैथ की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आप जानते हैं कि हर कंपटीशन में आपको मैथ पढ़ना पड़ता है, इसलिए जो हाई स्कूल की मैथ होती है यह जानते हैं कि सभी कंपटीशन के लिए बेस होती है। अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से मजबूत करके आगे जाएंगे तो नौकरी लेने में आपको देर नहीं लगेगी, आप नौकरी बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी चैप्टर का नोट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपको हम PDF नोट से इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप प्रिंट आउट निकलवा के आप तैयार कर सकते हैं। तो आज दोस्तों जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई और सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। तो समांतर श्रेणी संबंधित देखिए जितने भी आपके रूल्स हैं, समांतर श्रेणी संबंधी जितने भी नियम थे सब आपके अब समाप्त हो चुके हैं। अब केवल आपको एक्सरसाइज बताने की आवश्यकता है। तो अब डेली आप लोगों को एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी, जितने भी नियम थे सब खत्म कर दिए। अगर आप कंप्लीट नियम चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।